वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गुरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। ISPR ने बताया, उलमा कराम और मशाइख ने मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत की मजम्मत की है। उलमा कराम और मशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम के लिए हिमायत के अज़्म का यादा किया। रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। गुफ्तगू में कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्क शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं। उलमा कराम और मशाइख ने इत्तफाक किया कि मस्क शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर, तदारुक, अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कुरान और सुन्नत की तफहीम, किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदेही की। फोरम ने हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की हिमायत की। दस्तावेजी निज़ाम, इंसदाद स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात की भी हिमायत की। फोरम का गजा में जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार। मुलाकात में तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा कराम और मशाइख शामिल हुए। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी। बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आप वहाँ मौजूद थे, किन नुकात पर बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, आज बहुत तफसीली सिपा सलार कौम मोहतरम जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से मुल्क भर के तमाम मकातिब फिक्र की जो अहम क़यादत है उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, साजिद मीर साहब और इस तरह दिगर अकाबरीन जो हैं वो मौजूद थे। और इस मुलाकात में मुल्क के अंदरूनी हालात, बैरूनी जो है पाकिस्तान को जो खतरात या खदशात हैं और अंदरूनी जो खतरा है, इन पर तफसील से बात हुई है। नंबर एक तो ये है कि तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख शाना बशाना अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी भी गिरोह, जमात या फर्द की तरफ से दहशत गर्दी की तायीद और हिमायत किसी सूरत नहीं करते। और सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि जो पाकिस्तान के अंदर यानी तखरीब करे, दहशत करे, वो उसके खिलाफ एक्शन ले। नंबर दो, पैगाम पाकिस्तान में हम सब ने तकफीर की, तखरीब की और फिरका वाराना तशद्दुद की नफी की है। आज दोबारा उसके अज़म का इजहार किया गया है। नंबर तीन, जो पाकिस्तान से इस वक्त गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को भेजा जा रहा है, ये क्योंकि हमें अपने घर के अंदरूनी मसाइल को देखना है और हमारे अफगान भाई जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ वो भी ये कहती है कि आप अपने घर को देखें, तो किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। कोई ऐसा अफगान जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहा था उसको नहीं भेजा जा रहा जी। अगर किसी जगह पर किसी अफगान के साथ कोई ज्यादती है तो उसका एक्शन लिया गया है। मोहतरम सिपा सलार कौम ने तमाम चीजों को बड़ा वाज़ेह अंदाज में उलमा, ठीक है, उन्होंने तमाम लोगों को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जो है वो खुद भी हाफिज कुरान है और अपनी गुफ्तगू में हमने देखा कि कई दफा वो कुरान और हदीस के हवाले भी देते हैं, तो आज भी इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई? बिल्कुल, उलमा ने ये कहा कि अल्लाह ने सिर्फ आपको हाफिज कुरान ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने आपको कुरान करीम का इल्म भी दिया है। और जिस तरह उन्होंने कुरान करीम की मौजूदा जो हालात हैं आलमी और मुल्की, कुरान करीम की आयात और उनकी तफसीर और उनका मफहूम बयान किया, बिलाशुबा ये हमें फख्र है कि हमारे मुल्क का सिपा सलार हाफिज कुरान के साथ साथ आलम कुरान भी है, कुरान का जानने वाला भी है और समझने वाला भी है। और पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल, पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल देखता है, मायूस नहीं है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वो हालात, जैसे आपने देखा मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है, डॉलर नीचे आया है, दहशतगर्दी के मामलात को, इस तरह तमाम चीजें जो है। और सिपा सलार में एक एक बहुत सारे सवाल जवाब हुए मुल्क के हालात के हवाले से, बाद उन्होंने एक एक चीज को वाज़ेह किया और ये इस अज़म का इजहार किया उलमा ने और सिपा सलार ने कि पाकिस्तान अब्दुल आबाद तक रहना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है
اور یہ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنی ہے. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ مایوسی پھیلانے والے عناصر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ہم اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلق چاہتے ہیں، افغانستان سے بھی اچھا تعلق چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں بیٹھ کے کوئی پاکستان میں خون بہائے یا یہاں پر بے گناہ انسانوں کا خون بہے. اس کی اجازت بھی جو ہے قطر نہیں دی جا سکتی. اور الحمدللہ اس حوالے سے آج کی یہ جو نشست ہے یہ ایک روشن مستقبل کی طرف لے جانے میں پاکستانی قوم کو، کیونکہ سب علماء نے اس پر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام الناس کے اندر اس پیغام کو لے کے جائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ اسی بنیاد کے ساتھ وابستہ ہے جس بنیاد سے پاکستان. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دین کی مسخ شدہ تشریحات ہیں ان پر بھی بات کی گئی، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ بالکل، پیغام پاکستان علماء مشائخ نے متفقہ طور پر ایک دستاویز دی ہے. وہ ایک جو ہے عملی طور پر اب اس کو قوم کے اندر لے کے آنا ہے، اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے، اپنی قوم کو بتانا ہے کہ دین اسلام کی حقیقی ہے کیا. یہ دہشت گردی، بے گناہوں کا قتل اور سفاکیت، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اسی طرح فلسطین کی صورتحال پر انہوں نے پاکستان کے اس موقف کو واضح کر دیا جو بار بار ہم کہہ رہے تھے، حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو بربریت اور وحشت ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس کے حل کے لیے بھی کوشاں ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی، ایئر وائی نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اب بات کریں گے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے مقدمے روکنے کا فیصلہ چیلنج. وفاق، وزارت دفاع، بلوچستان اور نگراں حکومتوں نے درخواستیں دائر کر دی. سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی صدا کر دی. موقف اختیار کیا کہ آرمی ایکٹ عدلیہ کے آئینی اختیار سے باہر ہے. فیصلے سے ملک کو ناقابل تلافی. شہید کے بچوں کے لیے، یہاں شہید کے لواحقین کے لیے بہتر فیصلہ ہمیں ملٹری کورٹ کر کے دے سکتے ہیں. خدا را شہداء کے خون کے ساتھ نہ کھلے اور ہمیں انصاف دے. ملک کو ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل روکنے کا فیصلہ واپس لیا جائے. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت نے درخواستیں دائر کر دیں. وفاق کی جانب سے وزارت قانون و انصاف اور وزارت دفاع نے درخواستیں دائر کی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کر دی گئی. آرمی تنصیبوں پر حملوں کے ملزموں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی. درخواست میں کہا گیا سپریم کورٹ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں. اور خیبر پختونخوا نگراں حکومتوں نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کیا. درخواستوں میں کہا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے. شہیدوں کے لواحقین فیصلہ پہلے ہی چیلنج کر چکے ہیں. ہم شہداء کے بچے ہیں نا، تو ہم شہید کے بچوں کے لیے، یہاں شہید کے لواحقین کے لیے بہتر فیصلہ ہمیں ملٹری کورٹ کر کے دے سکتے ہیں. سیکشن 21D کو غیر فعال کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ملک دشمن عناصر اور غدار دندناتا پھیریں گے اور ان کو پکڑنے والا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو خدا را شہداء کے خون کے ساتھ نہ کھلے اور ہمیں انصاف دے. ہمارے ایک ہی فیملی کے 3 ممبر شہید تھے. میں ایک اکیلا وارث ہوں اپنے والد صاحب کا. پولیس فورس ہو گئے، آرمی والے ہو گئے، جب آپ لوگوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ لواحقین کہتے ہیں دفاع وطن کے لیے بچے یتیم، دلہنیں بیوہ اور گھر والے بے آسرا کرنے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ ریاست وطن دشمنوں کو معاف نہیں کرے گی. فوجی ٹرائل نہ کرنا شہیدوں کی روح سے غداری ہوگی. ملٹری تنصیبات پر حملوں کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. قانونی اور سیاسی ماہرین کہتے ہیں سلامتی کے اداروں کے معاملات کو عام قوانین کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. کوئی سلامتی کے معاملات کی خلاف ورزی کرے تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے. فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں. پیپلز پارٹی نے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا. ماہر قانون اشتر اوصاف کہتے ہیں قومی سلامتی کے معاملات کو عام قوانین کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. ماہر قانون حافظ احسان نے کہا کوئی قومی سلامتی کے معاملات کی خلاف ورزی کرے تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے. معاملہ جو ہے ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس شک کو کالعدم قرار دینا جس طریقے سے انہوں نے کیا، میری دانش میں شاید ایک مناسب فیصلہ نہیں تھا.
हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता चला जा रहा है। दुनिया के किसी के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर आप पैक करें और ट्रेसपास करें और आप ये कहें कि हमारा ट्रायल जो है वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है मगर इन अपीलों में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन हम अपील करेंगे तो चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच बनाए इस पे। वो जो मखसूस टोला है जिसकी अब सारे एविडेंस भी हैं, सारी चीजें हैं, और जिन्होंने उन लोगों की जहन साजी की, तरह की शिद्दत पसंदी पे उनको लाए, उनको तो बिल्कुल स्पेयर नहीं होना चाहिए, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। जरूरत है वक्त है, अगर हम इसको इस वक्त नहीं करेंगे तो हम जो टेररिस्ट को जो है ये मौका देंगे कि वो मजीद टेररिज्म करे। उसकी वजह ये कि उनको मालूम हो जाएगा कि जी इसके जो है सिविल कोर्ट में जाएंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे, इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ तो नुकसान आवाम का होगा। मशवरा देना चाहता हूं, दाएं बाएं नहीं आवाम की तरफ देखें। आवाम अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। दाएं बाएं नहीं देखते, हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं। वो फैसला करे मुल्क के हुक्मरान कौन होंगे। बाकी सियासी जमातों को कहते हैं दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करें। आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। भाई अब बुरा ना माने, ये अब जमीनी हकायक है, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। ये आला वजीर आजम भी होगा, ये आला वजीर आला भी होगा। अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, एहतिसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक उनके हवाले किया। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है अब नैब तय करेगा। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में मंगल तक 21 नवंबर तक तौसी कर दी। एहतिसाब अदालत की अगली समाअत 21 नवंबर को अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत डाइस पर आकर कहा, लोगों का एतमाद खत्म करने के लिए अलकादिर ट्रस्ट का झूठा केस बनाया गया। पीटीआई वकील लतीफ खोसा ने मीडिया को बताया, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को कहा, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, जो पैसे दिए गए वो सब ट्रस्ट को दे दिए, मैंने या खानदान के किसी फर्द ने कोई फायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड बराह रास्त क्राइम्स एजेंसी ने भेजे थे। एक धेले का भी ये इल्जाम नहीं है फायदा हुआ मोहतरम इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी। नैब ने इस इंक्वायरी को 2020 में इसको क्लोज कर दिया। हुकूमत गई खान साहब की बदनीयती पर मबनी ये केस खोल दिया गया। बजाय इसके कि कस्टडी दी जाती नैब को, अपने हेडक्वार्टर ले जाती, नैब वाले चल के इमरान खान के पास आएंगे। खान साहब ने खुद खड़े होकर डायस पर कहा, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, मुझे दिया और वो मैंने ट्रस्टीज को दिया। एक मफाद मैंने नहीं लिया, ना मेरे खानवादे ने लिया है। मेरे एतमाद लोगों से उठाने के लिए ये काविश की गई है। शेख रशीद की 9 मई के मुकदमात में मुलविस करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हुकूमत से 2 हफ्तों में मुकदमात की तफसील मांग ली। जज चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए। शेख रशीद चिल्ले से वापस आ गए, अब क्या मसला है, वो ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं। वकील ने कहा, शेख रशीद घबराते नहीं, इस बार उन्हें ससुराल के बजाय चिल्ले पर ले गए थे। पिंडी बॉय बोले, पैदा होने से अब तक जिस शहर नहीं गया वहां भी दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया, इतने मुकदमात बना दिए कि घर से नहीं निकल सकता। अनोखे लाडले से वोट को इज्जत दो का नारा बिलावल भुट्टो ने छीन लिया। 5 कानूनदानों को लिखकर दे दिया, जेल भी गया तो इलेक्शन लड़ूंगा। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं। अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है
तो वो मेरे अटार्नी होंगे। चिल्ले से 2 दिन पहले तक कोई केस नहीं है। जब मैं आया हूँ तो 20 में मेरी अभी अबूरी जमानतें हैं, बुनियादी जमानतें तो रावलपिंडी शहर की हैं। जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। जो शख्स पैदाइश से लेके इस उम्र तक किसी शहर में भी नहीं गया, उस पर भी आप दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो ये अफसोसनाक बात। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इसराइली तैयारों ने नसीरात कैंप पर बमबारी कर दी है। हमले में 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद मलबे तले दफन हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा है। खान यूनिस में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में पनाह गुज़ीनों पर बमबारी करके 10 अफराद को शहीद कर दिया, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइल ने गजा में अलफला स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाह गुज़ीन थे। जबालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से हलाकतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना है। इसराइल ने गजा के शिफाखानों को मुर्दा खाने बना दिया। 24 घंटे में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। अशिफा अस्पताल तीसरे रोज भी इसराइली फौज के कब्जे में है। तफ्तीश के नाम पर मरीजों और डॉक्टर्स को मारा पीटा जा रहा है। पनाह गुज़ीनों और मरीजों को बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं। गजा के इंडोनेशियन अस्पताल में भी काम बंद हो चुका है। ईंधन, दवाइयां और ऑक्सीजन न मिलने से सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। मगरबी किनारे में इब्न सीना अस्पताल को फौज ने घेर लिया। एम्बुलेंस और मरीज तलाशी के नाम पर रोक के रखे। इतराफ में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों ने भी पनाह ले रखी है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में इस वक्त कम उम्र ड्राइवर से थाने भर गए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है जानते हमारे नुमाइंदे से। जी अपडेट कीजिए अमर। हाँ जी बिल्कुल। सिटी लाहौर मुस्तनसिर फिरोज जो है उनकी क़ियादत में लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इंतहाई मुतहरिक हुई है कमसिन ड्राइवर के खिलाफ और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 4 रोज में जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 1632 कम उम्र जो ड्राइवर हैं उनको हिरासत में लिया है। उनकी मोटरसाइकिलें, उनकी गाड़ियां भी बंद की हैं और जो लाहौर पुलिस है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की वहां पर 1632 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए हैं। और ये एक मैसेज है कि जो वालिदैन हैं वो जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाने दें, क्योंकि कुछ रोज कबल भी जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो पेश आया था लाहौर के इलाके डिफेंस में, जिसमें 6 लोगों की आवाज जो है हुई थी। और अच्छा अमर ये बताइएगा कि अब इनका क्या होगा, ये अदालत में पेश किए जाएंगे या फिर शख्सी जमानत पर छोड़ दिए जाएंगे? देखिए शख्सी जमानत पर तो नहीं छोड़े जाएंगे, जाहिर बात है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं और उनको अपने मुकदमा फेस करने पड़ेंगे और अदालत से ही वो अपनी जमानतें लेंगे। लेकिन ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और सिटी लाहौर मुस्तनसिर फिरोज जो है उन्होंने बाकायदा जो है वो सख्ती से हिदायत की है वालिदैन को कि जो 18 साल से ठीक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमर। पंजाब में स्मोक का जिम्मेदार महकमे माहौलियात है। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने वाज़ेह किया हुक्म पर अमल ना हुआ तो महकमे माहौलियात के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारखाना सील होने के बावजूद चलता हुआ पाया गया तो अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने करार दिया हफ्ते में 2 दिन दफ्तरी काम घर से किया जाए। पीने के पानी से घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अदालत ने तजवीज दी कि मॉल रोड 1 दिन के लिए पैदल और साइकिल चलाने वालों के लिए मख्तस किया जाए। अदालत ने कहा बाहर के मुल्कों में तो जज भी साइकिल पर आते हैं, माजी में पाकिस्तान में भी जज साइकिल पर आया करते थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची पर किसकी हुक्मरानी, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में खींचातानी। जाले रहनुमा सईद गनी ने एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। बोले इनकी सूरत-ए-हाल भिखारी सी है, इत्तेहाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, बानी एमक्यूएम से भी मदद मांग रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन का पलटकरवार, बोले ताना देने वाले सुन लें, बिलावल इसी मुर्दा घोड़े के सहारे वजीर खारजा बनकर 40 मुल्कों में घूमते रहे। एमक्यूएम धड़ों के इकट्ठे होने से पीपल्स पार्टी की नींदें हराम हो गईं। एमक्यूएम तो इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग है, सियासी तौर पर दफन हो गए हो। कराची शहर में पहले से ज्यादा नशिस्तें लेकर हम आ रहे हैं। सईद गनी साहब, इसी मुर्दा घोड़े पर बैठकर तुम 2022 में तुम्हारी वफात में हुकूमत बनी। इसी मुर्दा घोड़े पर बैठकर तुम्हारे बिलावल जरदारी साहब वजीर खारजा बने, 40 से ज्यादा ममालिक के दौरे किए। एमक्यूएम
की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, दर दर धक्के खा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इत्तेहाद कर लो। जब से हमने ये ऐलान किया है हम बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, जब से इनको परेशानी हो गई है, एमक्यूएम के तमाम धड़े मुत्तहिद हुए हैं, उस वक्त से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नींदें उड़ गई हैं। इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान थी वो पीएसपी के नरगे में है। बेबस खालिद मकबूल के अलावा कोई एमक्यूएम पाकिस्तान का मुझे फेस बता दें जो बेचारे बेबस खालिद मकबूल के साथ खड़ा हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बाइख्तियार हैं, उनके मुकाबले में तुम्हारा कोई एक शख्स आसिफ जरदारी हो, कोई उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। रुक करेंगे पेशावर का, जहां मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। अल्लाह के कलमे के असास पर हासिल किया था, एक नजरियाती वतन हमने हासिल किया, लेकिन हमें मिन हैसुल कौम अपने गिरेबान में झांक कर खुद अपना मुहासबा करना होगा कि 75 साल तक क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा किया है? क्या हमें हमारी मुल्क के अनान इक़्तिदार संभालने वाले, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट को भरने वाले, क्या उन्होंने कभी इस बात पर गौर किया कि उन्होंने इस नारे के साथ 75 साल तक क्या मजाक किया है? मेरे दोस्तों, अब हमें पुरानी लकीरें मिटानी होंगी और एक नए जाविये के साथ अपने नए मुस्तकबिल को तराशना होगा, एक नया मुस्तकबिल उस्तवार करना होगा और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जिसे आज दुनिया में एक इस्लामी शनाख्त हासिल होना चाहिए था, आज दीन बेजार कुव्वतों की वजह से और हमारे अहले हल्लो अक़द। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।